जो आपने बोला विद द इकोनॉमी, तो जैसे द लास्ट 10 years हैव बीन एंड व्हाट यू सी फॉर द नेक्स्ट 10 years, जो आपको जो आप बुलिश हो इंडियन इकोनॉमी पे, हाउ शुड वी पोजिशन आवरसेल्व्स टू बेनिफिट मैक्सिमम फ्रॉम दिस? यहाँ पे 5 ब्रॉड चैलेंजेस बताने की कोशिश करता हूं। पहला चैलेंज ये था कि during this 15 years या 14 years from 2000 till 2014-15, while we could see a GDP growth of approximately 9.5%, but in real terms रियल जीडीपी ग्रोथ मेरी नजर में कम थी। सेकंड जो मेजर रीजन मेरे को लगता है कि वो जो 2000 से लेकर 2014-15 की ग्रोथ स्टोरी में था, वो ये था चैलेंज, वो ये था कि उस जमाने में इट वाज नॉट अ एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन ग्रोथ और एंटरप्रेन्योर्स ड्रिवन ग्रोथ। ब्रॉडली एक मेजर रीजन जो हम समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को पहली बार ओपन किया गया था 1991 में, एंड हिंदुस्तान की मार्केट्स को ओपन किया गया था 2003 में, नवंबर में, 2004 कह सकते हैं हम। फोर्थ मेजर रीजन जो मेरे को लगता है कि वो 2000 से 2014-15 की जो ग्रोथ थी, वहां पे कुछ ना कुछ चैलेंज थे, वो ये था कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एक बैक सीट ले लिया था। फिफ्थ पॉइंट ये है कि वाइल वी वर ग्रोइंग एज एन इकोनॉमी, बट हम कई जगह से एक तरह से खोखले हो रहे थे, स्पेशली ऑन द डिफेंस साइड। जैसे वो जो बिल्डिंग होती है ना, जब बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो हम कहते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर अब वो प्लस्टर प्लस्टर नहीं होएगा, इस बिल्डिंग को पूरा तोड़ के ही बनाना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चर इसका रिफॉर्म करना पड़ेगा। एंड इसलिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बेस्ड इकोनॉमी डेवलप हुई आफ्टर 2014-15। हालांकि मैं इसको यूं कहना नहीं चाहता, बट कई लोग ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि शायद बीजेपी के कारण मैं ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अबाउट द गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज विच आई कैन अंडरस्टैंड विद माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। पीपल कैन हैव कॉन्ट्रैक्टरी व्यू, बट इस गुड इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण जो दिखता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में, उसके इंपैक्ट इफेक्ट्स अब हमें यहां पे देखने शुरू होंगे। एंड इसके बारे में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में मैं कई बार मीडिया चैनल्स पे भी बात करने की कोशिश करता हूं, मगर उतना समय नहीं होता है। बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, बिकॉज कई वीडियोस या कई हमने वीकली इंटरेक्शंस में या वेबिनार्स में जो हम मंथली करते हैं फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन में या पोर्टफोलियो एजुकेशन में, वहां पे हमने कई बार जिक्र किया है। मगर स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब क्या था? अल्टीमेटली हमें ब्लैक मनी जो इतना पेनिट्रेट हो गया था, उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालना था, जिसके लिए डीमोनेटाइजेशन वाज द फर्स्ट स्टेप। डीमोनेटाइजेशन वाज फॉर ब्लैक मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश। देन वी हैड रेरा। रेरा क्यों आया? बिकॉज द ब्लैक मनी इन द फॉर्म ऑफ जो रियल एस्टेट था, उसको एक तरह से कहीं ना कहीं क्लीन करने की कोशिश थी। जनधन योजना वाज अ स्ट्रक्चरल चेंज। देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें हम इंडिया एज अ मेंबर थे, एंड 16 मेंबर्स नेशन में इंडिया वाज अ पार्ट, एंड इंडिया ने फिर विड्रॉ किया लास्ट ईयर। थैंकफुली इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रक्चर रिफॉर्म, क्योंकि उसके कारण ही अब विड्रॉल जो अब हमने किया है, तभी अब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। इसके बारे में भी हमने आई थिंक स्पेसिफिक वेबिनार्स भी करे थे। एंड प्लस हिंदुस्तान की इकोनॉमी के पास पैसा कम था, एंड इतने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने के लिए पैसा चाहिए था, जिसके कारण फॉरेन फ्लोज, फॉरेन कैपिटल, स्पेशली एनआरआईज का पैसा, एफडीआई का पैसा, जिसके लिए इकोनॉमी को ओपन करना, एंड प्लस जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो बाहर काफी घूमने जाते थे, जो लोग कहते हैं काफी घूमते रहते हैं, मगर पॉइंट ये था कि अल्टीमेटली he had to attract a lot of funds flow coming to India, and that's why we are the one of the largest, one of the highest FDI destination now in the world. तो इसका मतलब ये कि ये सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के कारण कुछ एक फर्दर इंपैक्ट्स आए, जिसके कारण कई लोगों की लाइफ डिसरप्ट हो गई। जैसे कि एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जिसको मैं बोलता हूं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रोड्स, हाईवेज। रोड्स हाईवेज भी दो दो पॉइंट्स हैं। एक है द क्वालिटी ऑफ रोड्स एंड हाईवेज। पहले क्या होता था? पहले रोड्स हाईवेज बनते थे, हर बार बारिश आती थी, टूट जाती थी, फिर दोबारा बनती थी। मगर आज के डेट में क्वालिटी ऑफ रोड्स एंड हाईवेज, वाओ। सेकंड, द स्पीड विद विच द रोड्स एंड हाईवेज हैव बीन बिल्ट। गूगल करो, आपको सब मिलेगा। पर डे कितने किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवेज वी हैव बीन बिल्डिंग नाउ। थर्ड, द रीच आउट, यानी कि पहले हाईवेज वो लद्दाख के कोने तक या नेपाल के कोने तक, बॉर्डर तक, जहां पे चाइना हमें तंग करने की कोशिश कर सकता था, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स बना रहा था, वहां के हर कोने तक हमने रोड्स हाईवेज बनाए, ताकि अल्टीमेटली इफ मूवमेंट ऑफ आर्मी रिक्वायर्ड भी हो या मूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स रिक्वायर्ड भी हो, तो वो हम अल्टीमेटली जल्दी कर पाए। एंड इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण डिसरप्शन बट ऑब्वियस है
या इस पूरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के कारण डिसरप्शन ऑब्वियस है, मेजरली दो मेन सेक्शंस को लगा। पहला एमएसएमईज, क्योंकि वो सप्लाई चेन के बॉटम पे खड़े होते हैं, उनको आखिरी में पता लगता है ओहो हुआ क्या, क्योंकि पहले जब कोई भी रिफॉर्म होता है वो गवर्नमेंट पॉलिसी में आता है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को समझ आ जाता है, फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ जो छोटे इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स होते हैं या लार्ज मिड लार्ज कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको पता लग जाता है, मगर बाद में वो मीडियम, वो स्मॉल, वो माइक्रो, उनको पता लगता है, तब तक कहानी चेंज हो चुकी होती है। तो इसलिए उनके लिए डिसरप्शन आया। एंड इसलिए आपने देखा भी होगा इन द रिसेंट टाइम्स कई एमएसएमईज बिजनेस जो है वो रोते भी हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, पॉलिसीज खराब हो गई वगैरह वगैरह। एंड दूसरा एक टेम्पररी जॉल्ट रियल एस्टेट साइड पे लगा, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत बड़ा ब्लैक मनी का माफिया था एंड कई तरह की चीजें हो रही थी जो हम सबको पता है ऑन रिकॉर्ड्स में, उसको बोलना भी नहीं चाहता। एंड इसलिए रियल एस्टेट में काफी क्लीनलीनेस होनी बहुत जरूरी थी। अब यहां से जो दिखता है वो है न्यू टेक इंडिया, मैं इसको टेक्नोलॉजी इंडिया बोल सकता हूं या टेक इंडिया बोल सकता हूं। एंड टेक इंडिया के कारण मैं यूं कह सकता हूं कि इवन जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी समझ आ गया है कि बिजनेसेस करने के लिए अपने ही ऑफिसेज में हमें बिग डाटा का जो रीच है उस बिग डाटा के ऊपर अच्छा एनालिटिक्स लगाना पड़ेगा। और बिग डाटा के ऊपर बिग डाटा एनालिटिक्स लगाने के लिए हमें टेक्नोक्रेट मैनेजमेंट चाहिए, जो टेक्नोलॉजी को समझती हो, जो स्टडी कर पाए और एनकैश कर पाए ये जो बिग डाटा जो पैदा हो रहा है बिकॉज ऑफ द टेक इंडिया, ताकि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा कॉस्ट ना लगानी पड़े, एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन के थ्रू हम इस डाटा को एनालिसिस करके हम कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को मैच कर पाए एंड वही प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम इवॉल्व कर पाए। सो एज अ रिजल्ट ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कह लो, उसका जो आउटपुट हुआ, इंपैक्ट हुआ, वो आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया एक तरह से एक टोटल इंटीग्रेटेड नेटवर्क बन गया, फिजिकल वाइज भी एंड डिजिटल वाइज भी, टेक्नोलॉजी वाइज भी। इनफैक्ट आज से 10-12 साल पहले जो नेशनल हाईवेज थे एंड आज जो नेशनल हाईवेज हैं, वी हैव डबल्ड द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज। यानी कि जितने लेंथ ऑफ हाईवेज थे, नेशनल हाईवेज से 10 साल पहले, आज के डेट में डबल द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज हो गए हैं। यानी कि आप सोचो इन द लास्ट 10 इयर्स वी हैव डबल्ड जितने भी नेशनल हाईवेज 1947 से लेके टिल मे बी 2010-11 तक बने थे। सेकेंड पॉइंट, broadband users in the last 10 years have grown 10 times. 70 million broadband users थे एंड आज के दिन में 700 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स। एयरलाइन ट्रैफिक को अगर हम देखें, एयरलाइन ट्रैफिक के थ्रू भी हम एक तरह से इंटरकनेक्टेड हुए हैं एंड इट हैज बीन ग्रोइंग बाय 16% स्पेशली इन द लास्ट 10 years, ईयर ऑन ईयर। अगेन पहले एक जमाना होता था 10-12 साल पहले, मेरे को सुनने में आया था, इनफैक्ट जनधन योजना जब शुरू हुआ था या जब डीमोनेटाइजेशन जब शुरू हुआ था, कई तरह के डाटा भी आया था और उस डाटा में एक डाटा ये था कि 1 in 3 फैमिलीज, यानी कि 3 फैमिलीज में से एक फैमिली के पास, एक आधे पर्सन के पास बैंक अकाउंट होता है। मगर आज के डेट में टुडे आई थिंक एवरी फैमिली हैज गॉट, एवरी मेंबर के पास अपना एक बैंक अकाउंट है। एंड हमें यूपीआई की कहानी पता ही है कि हर एक के पास यूपीआई, और यूपीआई में तो हिंदुस्तान आई थिंक टॉप रैंक पे आ रहा पूरे वर्ल्ड। प्लस एक और इंटीग्रेशन वर्ल्ड में, जहां इंटीग्रेटेड टैक्स नेटवर्क था, यहाँ पे स्टेट लेवल का इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था जिसको इंटीग्रेट करके इन्होंने वन नेशनल स्ट्रक्चर बना दिया जीएसटी के फॉर्म। एंड साथ में 40 करोड़ मोबाइल फोन्स का बिग डाटा जो अल्टीमेटली ये पूरे ऑपरेटिंग साइकिल को मिनिमाइज कर सकता है, बिग डाटा एनालिटिक्स के थ्रू जो रिडक्शन इन द कॉस्ट हो सकती है, जिसके बारे में मैंने मेंशन किया। ये कुछ 5 to 6 आउटकम्स हैं जो लार्ज इंटीग्रेटेड नेटवर्क बना हिंदुस्तान।